Hello students, good morning everyone. Chapter Ray Optics and Optical Instrument, lecture number 8 for class 12. और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो उसी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से अप्रोक्सीमेटली आप ये देखोगे कि कोई एक आध ही सेट ऐसा मिलेगा जिसमें इसका क्वेश्चन ना आता हो। अदरवाइज़ लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन TIR से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाता है, और ज़्यादातर सेट में जो TIR से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आपका जो कल मैंने बताई थी कंडीशंस फॉर TIR एंड एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, वो वाला ज़्यादातर पूछा जाता है। और बाकी इनमें से भी कई बार जो एप्लीकेशंस हैं इनमें से भी कई बार पूछे जाते हैं। तो वैसे भी नॉलेज के लिए भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ TIR, जो TIR है, TIR फिनोमिना है, उसकी 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो फर्स्ट वन इज़ स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, सेकेंड वन इज़ मिराज, थर्ड वन इज़ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, एंड फोर्थ वन इज़ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो आइए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले आता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो आप सभी को पता है कि डायमंड जो होता है वो चमकता हुआ क्यों नज़र आता है, तो उसके पीछे कारण क्या है, TIR है। और एक चीज़ आपने और सुनी होगी, गांव में भी जनरली आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या कोई और अड़ोसी पड़ोसी जो भी हो उनसे ज़रूर सुनी होगी कि हीरे की परख जोहरी ही जाने। सुना होगा ना, हीरे की परख जोहरी ही जाने। इसका मतलब क्या होता है कि जो डायमंड को तैयार करता है, कट करता है, सुना होगा कि जो डायमंड होता है ये आपका इस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा नहीं होता है जैसा मार्केट में जो मिलते हैं, शोरूम्स में जो मिलते हैं, उनमें जो स्ट्रक्चर होता है वो जिसको हम जौहरी बोल रहे हैं, डायमंड कटर जिसको हम बोलते हैं, डायमंड को तैयार करने वाला जो होता है वो इसकी कटिंग करता है कुछ प्रॉपर तरीके से, और वो तरीका जो होता है उसमें यूज़ किया जाता है TIR का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का है, अब देखिए यूनिवर्स में हो सकता है किसी का और भी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जो भी नोन चीज़ें हैं जिनके बारे में नॉलेज है, जिनका पता है, उनमें से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ही होता है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा रहेगा, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 2.42, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है कि यूनिटलेस क्वांटिटी, का भी इसके पीछे कुछ लगा दो ना, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, डायमंड का। अब देखिए जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही छोटा होगा। कल ही आपने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, ये जितना ज़्यादा बड़ा उतना ही छोटा होगा, नहीं है, क्लियर है, उतना ही कम होगा क्रिटिकल एंगल। इट मीन्स डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉल होता है, और जो कि कितना होता है 24.4 डिग्री अप्रोक्सीमेटली मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते, हो सकता है इस 4 के बाद 1 2 3 जो भी है कुछ और लग जाए, हो सकता है 5 भी हो जाए। 5 तो खैर नहीं होगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन 3.9 3.99 ऐसे हो सकता है, 4.1 4.2 ऐसे भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली जो इसका आपका एंगल है, क्रिटिकल एंगल वो कितना है 24.4 डिग्री। तो जो डायमंड होता है इसकी जो कटिंग होती है वो कुछ इस तरह से की जाती है कि कोई भी रे ऑफ लाइट उसके ऊपर अगर इंसिडेंट हो तो उसका एंगल किससे ज़्यादा हो, 24.4 डिग्री से ज़्यादा हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज़्यादा हो, 24.4 डिग्री से ज़्यादा हो। तो हर फेस पे कटिंग ऐसी है कि लाइट अगर एंटर करेगी तो कितने एंगल से, इससे ज़्यादा एंगल से करेगी। इससे ज़्यादा एंगल से अगर वो इंसिडेंट करेगी तो वहाँ पे फिनोमिना क्या बन जाएगा, TIR।
क्या बन जाएगा TIR। अब बात करते हैं कि TIR के लिए तो डेंसर टू रेयर जाना होता है, डेंसर टू रेयर, और मैं कह रहा हूँ इंसिडेंट इससे ज़्यादा हो, तो क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आप नोट कीजिए, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि बाहर से अगर कोई रे ऑफ लाइट एंटर करवाएंगे तो उसका एंगल से TIR का कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी लेना देना ना हो, लेकिन वो भी है एंगल ऑफ इंसिडेंस इस हिसाब से सेट किया जाता है कि डायमंड के अंदर जैसे ही लाइट एंटर करेगी तो वो एक बार रिफ्रैक्ट होगी। रेयर टू डेंसर जा रही है, जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो वन टाइम रिफ्रैक्शन उसका होता है। क्या होता है? वन टाइम रिफ्रैक्शन। उससे के कारण वो क्या होगी? डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। अब बैंड होने के बाद अब वो बाहर भी तो निकलेगी ना, वो रे बाहर निकलेगी। अब जब बाहर निकल रही होगी, जब वो अपोजिट सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस पे हमने डाला था उसके किसी अपोजिट पे या किसी और सरफेस पे, अनदर सरफेस पे, है ना, उस डायमंड के किसी अनदर सरफेस पे, अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? बाहर निकलने के लिए चल रही डायमंड के अंदर, डेंसर टू रेयर। अब कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयर। इस टाइम पे जो दूसरे सरफेस में डेंसर के अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो दूसरे सरफेस के लिए क्या बनेगी? इंसिडेंट रे बनेगी। वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 24 डिग्री। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, सपोज इस तरह से रे ऑफ लाइट एंटर की, ऐसे एंटर की, यहाँ पे आपका सपोज डायमंड का एक फेस है, यहाँ से आपकी लाइट क्या होगी? बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे होगी, तो ये बाहर भी तो निकलेगी, कहीं से जाके बाहर भी तो निकलेगी। अब यहाँ पे जो ये है, ये जो एंगल है, इधर तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इधर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मत मानना कि बराबर होगा, क्योंकि उसमें पैरेलल फेसेस नहीं होते हैं। डायमंड में पैरेलल फेसेस नहीं होते हैं। आपको भी पता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका, कि बनाना सीख रखा होगा, 10th क्लास में आता है डायमंड का स्ट्रक्चर। यानी ये जो फेसेस होते हैं इनकी अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी कटिंग कुछ इस तरह से होती है कि पैरेलल फेस मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस हैं कि रे पैरेलल पे टकराए। तो ऐसे एंटर करेगी तो ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल रहेगी। पता नहीं इनमें से किस फेस पे जाएगी, हो सकता है वो इस पे चली गई, हो सकता है किस पे चली गई? इस वाले फेस पे चली गई। अब ये इधर और ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, तो नॉर्मल, यानी हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल अपोजिट, यानी पैरेलल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से जो था, ये सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, ये पॉसिबल नहीं है डायमंड के अंदर, ऐसा बहुत कम होता है। मैं बताऊंगा अभी कि कारण क्या है, और बहुत कम होता है उससे क्या होगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल आई इज ग्रेटर देन आई सी, क्रिटिकल एंगल, तो ये क्या हो जाएगी? वापस इसी के अंदर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। यहाँ पे देखोगे फिर दोबारा वही हो गया, अब फिर दोबारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये फिर ऐसे 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 इसके अंदर ऐसे ही आपकी घूमती रह जाती है। अब देखिए जो लाइट रेज हैं एंटर बहुत सारे फेसेज से करती हैं, लाइट रेज एंटर बहुत सारे फेसेज से करती हैं, लेकिन इमर्ज मीन्स बाहर निकलना, इमर्ज आउट बहुत कम फेसेज से होती हैं। इट मीन्स मोर एंड मोर लाइट इज कलेक्टेड इनसाइड द डायमंड, डायमंड के अंदर बहुत सी लाइट कलेक्ट हो जाती है, और वो क्या होती रहती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका होता रहता है, बार बार कभी उस फेस पे कभी उस पे कभी उस पे वो जाती रहती है, और बाहर बहुत कम फेसेज से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिनोमिना क्या यूज़ किया जाता है? TIR। और जो बाहर निकलती है, बहुत कम फेसेज से बाहर निकलती है, वो यही कंडीशन बन जाती है। वहाँ पे क्या कंडीशन बन जाती है? यही कंडीशन बन जाती है कि वो फेसेस जहाँ पे पैरेलल आगे वहीं से बाहर निकलेगी। जैसे एंटर की जिस फेस पे, ठीक है, उस फेस के जिस पैरेलल फेस पे अगर वो चली गई, बाय चांस ऐसा होता है बहुत कम, मान लीजिए कि अगर 50 रेज एंटर की हैं तो 50 में से हो सकता है कि एक रे बड़ी मुश्किल से ऐसे सरफेस पे जाके मिल जाए जो आपस में पैरेलल हों। अगर वो आपस में पैरेलल हुए तो वो आपकी बाहर निकल जाती है, इमर्ज हो जाती है। ठीक है, बाकी उस इमर्जिंग सरफेस से अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सी लाइट रेज जो कि TIR के कारण क्या हो रही है? इधर उधर घूम रही है, उसके कारण हमें क्या नज़र आएगा?
उसके अंदर स्पार्कलिंग नज़र आती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए थ्योरेटिकल है बिल्कुल, इसमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह है नहीं। उसके बाद है नेक्स्ट एप्लीकेशन मिराज। ये ऑप्टिकल इल्यूशन होता है जो जनरली हॉट डेज के अंदर, हॉट समर डेज के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो अब देखिए क्या होता है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको जो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। मान लेते हैं कि कौन सा मंथ है, जून मंथ है, अच्छी धूप निकल रही है और रोड बिल्कुल खाली है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इवन जो शैडोज़ वगैरह हैं वो भी उस भाई पेड़ जो हैं, ट्रीज़ जो हैं वो इस तरह से हैं उससे रोड के ऊपर कि उसकी जो शैडो है वो रोड के ऊपर ना आके इधर उधर जा रही है ना। है नज़दीक रोड के लेकिन शैडो इधर जाती है ना, सन के पोजीशन के हिसाब से ना वो क्या हो जाती है, शैडो इधर उधर जा रही है तो रोड के ऊपर ज़बरदस्त धूप हमें नज़र आ रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा, रोड जैसे ऐसे बिल्कुल स्मूथ हो ऐसे तो भी, और ज़्यादातर जो मिराज वाला फिनोमिना है ये कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे रोड कुछ इस तरह का हो। ये जो केस बन जाता है ना, ये जो केस बन जाता है, इसमें क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा दूर से कि ये बिल्कुल प्लेन स्मूथ है और यहाँ पे शायद पानी ऐसे स्विम करने लग रहा है ना, ऐसे पानी की लहरें सी बनने लग रही है ना। लगता है कि नहीं लगता, दूर से देखते हैं रोड के ऊपर कई बार ऐसा लगता है शायद वहाँ रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है ना। और एक चीज़ और भी सुनी होगी आपने कि हिरण जो होता है ना, हिरण वो हमेशा दौड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि वो रहता है ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब बहुत ऊंचे नीचे रेत के टिल्ले वगैरह हो, ऐसी जगह पे रहता है। तो उसको बहुत दूर क्या नज़र आता रहता है, हमेशा पानी नज़र आता रहता है, वो उसी की तलाश में दौड़ता रहता है। सुना है ऐसा, देखो मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता क्यों यूँ ही दौड़ता है, हो सकता है कोई और कारण हो दौड़ने का, लेकिन सुना है ऐसा। तो वो जो उसको पानी नज़र आता है ना, हाँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है कि उसको बहुत दूर पानी नज़र आता है, वो किसकी वजह से, मिराज की वजह से, उसी को मिराज बोलते हैं। अब वो एक ऑप्टिकल इल्यूशन है, वो एक क्या है, ऑप्टिकल इल्यूशन है। अब देखिए होता क्या है, अगर इस तरह से हमें रोड के ऊपर बहुत दूर ऐसा नज़र आ रहा है कि पानी खुद धीरे धीरे ऐसे उसकी पानी की लहरें सी बन रही हैं रोड के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में है तो नहीं ना। अब देखिए उन जो लहरें सी जो पानी की बन रही हैं है ना, उनके नज़दीक अगर ट्रीज वगैरह हैं तो हमें उस ट्री की रोड के ऊपर अपोजिट इन्वर्टेड इमेज नजर आती है। यानी पेड़ ऊपर की तरफ खड़ा है ना, पेड़ ऐसे खड़ा हुआ है, पेड़ ऐसे आपका खड़ा हुआ है ऐसे इस तरह से, तो उसकी इन्वर्टेड इमेज हमें नीचे नजर आती है ऐसे। एज इट इज ट्री आपको कहाँ नजर आता है, नीचे नजर आता है। जो ऊपर था वही बड़ा नहीं हो जाता भाई, ये कभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नीचे बड़ा कर दिया ऊपर छोटा है ना, एज इट इज नीचे नजर आता है, एज इट इज नीचे नजर आता है। इसका कारण क्या है, देखिए हॉट डेज के अंदर जो लेयर है अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है ना, ये जो सरफेस है इस सरफेस के नज़दीक एयर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। और एक और भी फिनोमिना आपने पढ़ा है 8th-9th क्लास में, कौन सा पढ़ा, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन पढ़ा है ना। नीचे से वेपर्स जाते हैं ऊपर की तरफ, उसको क्या होता जाता है, कंडेंसेशन होता जाता है, और ऊपर जाके वो क्या हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम होता चला जाता है धीरे धीरे। इट मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी एट द टॉप ऑफ द ट्री इज मोर एज कंपेयर टू द लोअर लेयर्स। इसके अलावा जो भी लेयर्स बचेगी इनके कंपैरिजन में नीचे क्या होगी, आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती चली जाती है। तो ये लेयर से हम अगर यहाँ पे बना लें ऐसे करके, लेयर्स यहाँ पे अगर बना लें तो हम ऊपर से नहीं है, जैसे सन से रेज आई ट्री पे, वो ट्रीज के टकरा के नीचे जाने लग रही है ऐसे, तो एक लेयर के टकराई हल्की सी क्या होगी, कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर। यहाँ पे क्या डाल लो, एक नॉर्मल बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, हल्की सी इधर हो जाएगी, और देखो और इधर हो जाएगी, और देखो और इधर हो जाएगी। एंड टाइम कम्स एट विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देखिए यहाँ पे आप चाहे देख सकते हो एंगल, जो क्रिटिकल एंगल है वो आपका क्या होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है,
बढ़ता जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। एक टाइम आया जहाँ पे मैं कह रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। अब रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बट द रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट हुई इज अगेन अंडरगोज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मेनी टाइम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी वापस जाते समय इसका फिर दोबारा बहुत बार रिफ्रैक्शन होगा। बट एट दैट टाइम द रिफ्रैक्शन इज अपोजिट इन केस ऑफ इंसिडेंट। जब ये रे नीचे आ रही थी या फर्स्ट केस में जब ये रे का रिफ्रैक्शन हो रहा था, उस केस से अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि अब क्या हो रही थी, डेंसर टू रेयर बैंड टुवर्ड्स द बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अब जाएगी रेयर टू डेंसर देन इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब की बार इधर आते समय अवे फ्रॉम नॉर्मल, उधर जाते समय टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो धीरे धीरे ये रे कुछ इस तरह से आपकी चली जाएगी ऊपर की तरफ। और यहाँ पे अगर आप खड़े होकर देख रहे हो तो इसको बिल्कुल बैक साइड में प्रोसीड कर लीजिए, आपको ये ट्री कहाँ नज़र आता है, यहाँ नज़र आता है। दिस इज़ मिराज, इसी को क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। ये पूरा एक्सप्लेन आपको करना है कि ऐसा नज़र आएगा, फिर रे ऐसे जाएगी, बैंड ऊपर डेंसिटी ज़्यादा है नीचे कम है, डेंसर टू रेयर जाएगी, बैंड अवे फ्रॉम होती जाएगी। एक टाइम आएगा जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। उसके बाद जो रे है जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है वो अगेन अंडरगोज मेनी टाइम रिफ्रैक्शन, बहुत बार उसका रिफ्रैक्शन होगा, बट द रिफ्रैक्शन इज अपोजिट डायरेक्शन इन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में जो रिफ्रैक्शन ऐसे आते समय हुआ था, ऐसे जाते समय उसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स एक टाइम पे जब क्या हो रहा था, बैंड टुवर्ड्स द बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अब क्या होगा, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि पहले चल रहे थे डेंसर टू रेयर, अब चल रहे हैं रेयर टू डेंसर। और इस रे को अगर प्रोसीड बैक करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये नज़र आएगी इसकी इमेज। क्लियर है, ये था आपका मिराज। उसके बाद आता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स होते हैं, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट होता है इसका, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स का। देखिए ये जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ पूरे अच्छे तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर होना चाहिए, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए ताकि उसको आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, तो जो ये प्रिज्म होते हैं इनका जो डिज़ाइन होता है, देखिए एक प्रिज्म के अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज होते हैं। जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज होते हैं वो दोनों 45 डिग्री पे होते हैं, कितने पे, 45 डिग्री पे। एक तीसरा जो फेस बच गया उसको कर दिया जाता है 90 डिग्री पे। इस तरह से टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इनके 3 यूजेज होते हैं। अगर कहीं पे हमें किसी रे को 90 डिग्री पे बेंड करना है तो इनका यूज़ करेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज सेम साइज़ की हमें बनानी हो, यानी किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे था और उसको ऐसे करना है, यानी पहले ऐसे था, पहले ये मार्कर ऐसे दिख रहा है, ऐसे था, और फिर उसको एज इट इज़ थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर क्या करना हो, ऐसे करना हो, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ऐसे ही प्रिज्म को यूज़ करते हैं। इसके अलावा केवल और केवल जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना है, चाहे वो कितनी बार रिफ्लेक्ट हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी शेप साइज स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए विदाउट यूजिंग प्लेन मिरर। बिना प्लेन मिरर का यूज किए ये कॉन्सेप्ट अगर करना हो, यानी टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रेज के बिना डेविएशन के इमेज को क्या करना, इन्वर्ट, यानी इमेज यहाँ पे ऐसी थी, अगर दूसरी तरफ देखें तो एज इट इज साइज की ऐसे हो जाए। ठीक है, ये 3 तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। केवल और केवल बस एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इजी सा रखने का, प्रिज्म को रखे कैसे, रखने की जो पोजीशन है उसी से इसकी अलग अलग एप्लीकेशन से बन जाती हैं। तो पहले जो केस मैं लेके चल रहा हूँ कुछ इस तरह का लेके चल रहा हूँ, अगर ऐसे रख दिया जाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ से रेज ऑफ लाइट एंटर करेंगी, सपोज यहाँ से रेज ऑफ लाइट एंटर की ऐसे, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर अगर करेंगी तो यहाँ पे एंगल बना 90 डिग्री, और अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी इसे इंटरफेस पे 90 का एंगल बनाए तो वो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो ये सीधी चली जाएगी।
ये सीधी चली गई। अब यहाँ पे नॉर्मल डाल लेंगे तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 45 डिग्री हो गया। कितने का हो गया, क्योंकि ये एंगल कितने का है 45 डिग्री, ये कितने का, ये दिख रहा है 45 और ये कितना है 90 डिग्री। तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ग्लास प्रिज्म if it is made from a glass of refractive index 1.5 then its critical angle will be 42 डिग्री, will be 42 डिग्री। कितना होता है, लगभग 42 डिग्री। देन इट, अब क्या होगी, ये एज इट इज इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, यहाँ पे फिर दोबारा से 90 का एंगल बना रही है तो स्ट्रेट जाएगी, ऐसे ये होगी तो ये भी आपकी स्ट्रेट चली जाएगी। तो इस तरह के केसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो ये थी, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, ये ए से आई थी, ये बी से आई थी, यानी ये इस तरह से ऑब्जेक्ट है, तो ये टॉप से, ये बॉटम से, तो ये किधर गई, इधर। तो इधर देखें तो इधर क्या आ गया ए, और अगर इधर देखें तो इधर क्या आ गया है बी, ए डैश बी डैश। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको 90 डिग्री से रे को बेंड कर दिया। दूसरा टू इन्वर्ट इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रेज थ्रू 180 डिग्री। ठीक है, अब की बार जो पोजीशन है वो रखने की जो पोजीशन रहेगी इसकी, उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब की बार कुछ ऐसे कर देते हैं, ऐसे। ठीक है, अब की बार रेज है वो ऐसे जाएगी, ऐसे। यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए और ये बी। तो ये रे इधर गई, इधर गई, इधर से इधर गई और फिर इधर आ जाएगी। ठीक है, वही है, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, तो ये आपकी बाहर आ जाएगी। ऐसे ही ये रे इधर जाएगी, इधर टकराएगी और इधर और बाहर आ जाएगी। तो देखिए ए वाली लाइन गई नीचे, ए कहाँ गया आपका नीचे, और बी कहाँ गया आपका ऊपर, ए डैश बी डैश। ये कंडीशन हो जाती है। तीसरा केस क्या था, टू इन्वर्ट इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ द रेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रखने की एक केस बच गया आपका, इसका रखने का साफ साफ दिख रहा है आपको, और वो क्या हो सकता है, इस प्रिज्म को ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देंगे तो क्या होगा, अब ये इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये रे आपकी बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी, ये रे क्या होगी, बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो वो इधर आएगी, इधर से फिर आपकी इधर जाएगी, इधर से फिर आपकी ऐसे ही एक दूसरा ऑब्जेक्ट और ले लेता हूँ मैं, जो कि यहाँ पे है। तो इससे ये रे ऐसे जाएगी, ऐसे। तो अब क्या हो जाता है, देखिए ये थोड़ा सा मेरे से डिज़ाइन करने में गड़बड़ होगी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। तो ये रफ एंड से थोड़ा ऐसा ही होता है कि डायग्राम्स बन तो जाते हैं, लेकिन 2-3 बार ट्राई करनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह से इमेज बन जाती है। तो इधर अगर मैं मान के चलूँ कि ये था, ये बी था, तो ए बी हुआ, तो बी गया आपका नीचे और ये गया आपका ऊपर, यानी एरो गई नीचे, तो नीचे आ गया बी डैश और ऊपर गया ए डैश। इस तरह से ये आपका केस होता है इसके लिए। तो अब जो एंगल 45 है वो ये है। ठीक है, ये जो है ये आपका 90 डिग्री का रहेगा। क्लियर, इधर 90 डिग्री का इधर है, और एक और था जो 90 डिग्री, वो आपको दिख ही रहा था बिल्कुल। उसमें कैसे रखा था प्रिज्म को, ऐसे। ठीक है, उसमें प्रिज्म को, ये 3 शेप थी, तीनों को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर जो गांव में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर जो मेन होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, कोर, क्लैडिंग एंड कवरिंग। ठीक है, उसके 3 पार्ट होते हैं,
सारे के सारे सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, सभी का रोल अपना अलग अलग होता है। कोर क्लैडिंग एंड कवरिंग, ठीक है, जिसको बफर कोटिंग के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये एक तरह का लाइट पाइप होता है, लाइट पाइप। जैसे शौकीन ने जैसे 10th क्लास में जब थे, जब मैंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, जिसको घर पे एज ए सीनरी जिसको यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता था, इस तरह से नीचे कोई बेस बना दिया जाता है और उसमें ऐसे ऐसे पाइप लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे बहुत फाइन पाइप्स होते हैं, जिनका पाइप्स का डायामीटर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। 10 to 100 माइक्रोमीटर डायामीटर, उस पाइप का डायामीटर कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ऐसे पाइप होते हैं। अब जो ये पाइप होते हैं, इनका जो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एज कम्पेयर टू आउटर एटमॉस्फेयर मोर ज़्यादा कर दिया जाता है, जिससे रेज आएगी डेंसर टू रेयर। और इस पाइप के अंदर ही वो क्या करती रहती है, ये पाइप पे है, जैसे ऐसे ये पाइप ले लिया तो ऐसे 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 लाइट इसी के अंदर चलती जाती है, और वो एज इट इज़ जैसे यहाँ से जितनी लाइट एंटर की थी उतनी यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉट डॉट से। तो जिससे ये हमें जो पाइप्स हैं ये अलग अलग कलर के नज़र आते हैं। तो वो अलग अलग कलर है, वो कलर है किसकी वजह से, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया है। तो ये मेनली 3 कलर होते हैं, क्योंकि इसमें 3 तरह की रेज निकलती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। सभी का कलर अलग अलग नज़र आता है, कुछ ज़्यादा बैंड होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ स्ट्रेट रह जाती हैं। ये तो था बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन जो मेन वर्क है ऑप्टिकल फाइबर का वो होता है जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का। तो एक ऑप्टिकल फाइबर, एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर जिसका डायमीटर इतना है, वो 2000 सिग्नल्स को बिना स्वैपिंग के एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती है। इतनी सी जगह में बिल्कुल फाइन, जिस होल को आप नेक्ड आई से देख भी नहीं पाओगे, इतनी फाइन ट्यूब के अंदर से 2000 सिग्नल एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किए जाते हैं। किस फिनोमिना का यूज़ किया जाता है, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। जो सिग्नल का चलने का तरीका रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे, किस फॉर्म में जाता है, वो TIR की फॉर्म में, यानी उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, वो आगे प्रोपगेट करता जाता है, ठीक है। तो उस पाइप को अगर आप बैंड वगैरह भी कर दोगे तो भी कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो उसको जो डिज़ाइन किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, सबसे अंदर जो होती है वो होती है कोर। ये आपकी क्वार्ट्ज प्लास्टिक या ऐसे किसी मटेरियल की बनी होती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हल्का सा ज़्यादा रहता है। इसके ऊपर फिर उसके बाद लगाई जाती है क्लैडिंग। उसके बाद क्या होती है, क्लैडिंग। जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर इसका मैं मान लूँ μ1 है तो क्लैडिंग का है μ2, ठीक है। इसका क्या है μ2, इसका क्या है μ1। डेफिनेटली μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तभी तो डेंसर टू रेयर जाएगी ना। TIR के लिए कंडीशन क्या होती है, डेंसर टू रेयर। उसके बाद इसके ऊपर कवरिंग की जाती है, ये भी आपका उसी मटेरियल का बनता है जिसका ये, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, इसका कम किया जाता है। इसके ऊपर फिर लगाई जाती है कवरिंग। देखिए बहुत ही सेंसिटिव हो गए दोनों, कोर भी क्लैडिंग की, इनकी कवरिंग के लिए ऊपर एक क्या मतलब कवरिंग की जाती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है। अगर मतलब जैसे कोई तिखी चीज़ इसके ऊपर लग गई तो यहाँ तक इफेक्ट ना पहुँचे, इसलिए इसके ऊपर क्या कर दी जाती है, बफर कवरिंग की जाती है। तो देखिए लाइट रे इसके अंदर एंटर करती है, उसको एंटर करवाने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि ये इसके अंदर एंटर करे, जब इसका एक बार क्या हो, जैसे यहाँ पे गई तो ये जा रही रेयर टू डेंसर, एक बार रिफ्रैक्शन होने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाए तो अभी क्या होगी, बार बार इसके अंदर ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहेगी, इसके अंदर आपकी ये चलती रहेगी, क्योंकि कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर। बाहर क्या है आपका रेयर मीडियम और अंदर क्या है आपका डेंसर मीडियम। ऐसे ही इसको यूज़ किया जा सकता है किसी एक इमेज, जैसे यहाँ पे एक टिमटिमाती हुई इमेज है, उसके ऊपर लाइट डाल दी और उन लाइट रेज को एक जगह वहाँ पे दूसरी दीवार पे या 1 किलोमीटर दूर एज इट इज़ देखना चाहते हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे इतनी दूर लगा दी फाइबर तो एक डॉट ये बहुत सारे डॉट से बन जाएंगे और वो डॉट एज इट इज़ लाइट के फॉर्म में कहाँ चले जाएंगे, दूसरी जगह पे। तो वहाँ पे अगर हम कोई स्क्रीन ले लें तो उसके ऊपर एज इट इज़ इमेज हमें दिख जाती है। बट सिंगल फाइबर नेवर बी यूज टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट।
किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज एक सिंगल फाइबर से नहीं देखा जाता, हमेशा ग्रुप ऑफ फाइबर से यूज़ किया जाता है। बहुत सारी फाइन ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं ताकि उसकी कंप्लीट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हम देख सकें। सिंगल को यूज़ नहीं कर सकते इमेज वगैरह देखने के लिए। क्लियर है? तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा कि कोर और क्लैडिंग में अप्रोक्सीमेटली कितना गैप किया जाता है। तो शायद इसका जो है 1.5 से ज़्यादा रहता है कोर का, और जो क्लैडिंग है उसका 1.5 से थोड़ा सा कम रहता है। तो आप लिख देना अप्रोक्सीमेटली उसका 1.5 to 3 इतना होता है, और जो आपकी क्लैडिंग होती है उसका अप्रोक्सीमेटली 1.4849 ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका गैप होता है ऐसे देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो ये है ना, ये इसका 1.5 से थोड़ा ज़्यादा और इसका 1.5 से थोड़ा सा कम, ये 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा और ये 1.5 से थोड़ा कम, यानी कह सकते हैं 1.52, 1.53 या 1.51, और इसका क्या होगा 1.48, 1.47, इस तरह से ये गैप क्रिएट किया जाता है इसके अंदर, और इस फिनोमिना को यूज़ कर लिया जाता है डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। या इस फिनोमिना को जो एप्लीकेशंस तो हमने देख ली 3, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर की भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसको अलग अलग जगह पे यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी लाइट के सिग्नल को भेजना हो, इमेज दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह स्क्रीन पे हमें एज इट इज़ बनानी हो, या कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक जगह से दूसरे टेलीकम्युनिकेशन में ना यूज़, ये इसकी एप्लीकेशन है किसकी, ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर खुद किसकी एप्लीकेशन है, TIR की। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सभी के आपको जो भी हमने यूज़ किए हैं 3 एप्लीकेशन हमने पढ़ी हैं, 4 ये तो हो गया। इसको तो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका तो काम ही ख़त्म है। मिराज ये भी इसका भी काम ख़त्म। इनको कहाँ यूज़ किया जाता है ये आपको पढ़ना है कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपकी बुक के हिसाब से फिर दोबारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी आगे होंगी रिलेटेड टू TIR एंड दिस एप्लीकेशंस, उनको आप ट्राई कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से शेयर कीजिए, वही कंडीशन रहेगी। एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल TIR से रिलेटेड बनते हैं, तो एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल मेरे पास सेंड करने, एटलीस्ट 10। बच्चे 10 से ज़्यादा बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, मैं ये नहीं कहता खराब है, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जिनके टारगेट है कि मोर देन 95 मार्क्स हमें फिजिक्स में लेने हैं, तो वो एटलीस्ट ना करें, वो एटमोस्ट करें। यानी आपकी बुक में जितने भी हैं सभी की ट्राई करें, सभी को सोल्व करके मेरे से शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स।